नमस्कार, आपका स्वागत है। हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन YouTube चैनल एसर्टिव आयुर्वेदा पर। और आज का कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते रहते हैं, हमेशा होते हैं। और इसको मैं ब्रश द बुशेस की श्रेणी में ले रहा हूँ कि एक्यूरेट जानकारी लीजिए। मित्रों, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर BHU में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में रेजिडेंसी स्कीम PG अध्याताओं के लिए यानी कि रेजिडेंट्स के लिए कैसे लागू हुई और कब से यहाँ पर MBBS के लिए MBBS के साथ समान वेतन मिल रहा है। ये मुद्दे जानने की इच्छा बहुत सारे लोगों को होती है, जिनको कि इस समय अपने अपने राज्यों में BHU के बराबर MD आयुर्वेद के, MS आयुर्वेद के विद्यार्थियों को सैलरी या स्टाइपेंड जो कह लीजिए नहीं मिल रहा है। चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इंस्टीट्यूशन हो, वो नहीं दे पा रहा है। तो BHU में भी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो बात ये उठती है कि क्यों मिलता है और कैसे मिलता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की रेजिडेंसी स्कीम है क्या। हाँ, तो रेजिडेंसी स्कीम कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने जो MBBS करने के बाद MD कर रहे थे, उन्होंने देखा, उनकी समझ में आया कि हमसे तो बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। PG डिग्री के साथ हम एक मेडिकल ऑफिसर से भी ज़्यादा काम करते हैं। मेडिकल ऑफिसर तो खाली अपनी एक OPD करके दिन में चले जाते हैं, PSC पर अपॉइंट होते हैं, लेकिन हम एक रेजिडेंट के रूप में रहते हैं और हमको 24 आवर हॉस्पिटल में रहना होता है। तो हमको ये जो स्टाइपेंड दी जा रही है, कम दी जा रही है और हमें ज़्यादा देना चाहिए। तो उन लोगों ने 5 संस्थाओं ने मिल करके एक साथ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली, तब अकेला एम्स था, PGI चंडीगढ़, निज़ाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद, ये और इन 3 इंस्टीट्यूट्स के लोगों ने मिल करके सबसे पहले शुरुआत की। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स दिल्ली से डॉक्टर राजेंद्र बड़गैया साहब ने, फिजियोलॉजी के स्कॉलर रहे हैं और इस समय US में आज की तारीख में अच्छा काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र बड़गैया ने सोचा कि ये अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने स्ट्राइक कराई इन सारे इंस्टीट्यूशन में, निज़ाम हैदराबाद, PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली। तो फिर सरकार सुनी, क्योंकि एकदम कामकाज ठप था, वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, एम्स के रेजिडेंट्स हड़ताल पर थे। तो एक डॉक्टर करतार सिंह कमेटी बनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और उसने 1974 में ये रेजिडेंसी स्कीम का फार्मूला दिया कि बिल्कुल बातें सही हैं, इनको ये एक प्लेन MBBS से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इनको पर्क्स ज़्यादा मिलने चाहिए। तो रेजिडेंसी स्कीम का फार्मूला ये आया कि बेसिक पे ऑफ द मेडिकल ऑफिसर प्लस 25%, जो बेसिक पे की 25%, वो 24 घंटे काम करने की एवज में, प्लस NPA जो PSC के MBBS डॉक्टर को मिलता था, इतनी सैलरी कम स्टाइपेंड दी जाएगी जूनियर रेजिडेंट को। मेडिकल ऑफिसर का बेसिक पे फर्स्ट, प्लस 25% बेसिक पे में हाइक, प्लस NPA, ये होगी जूनियर रेजिडेंट की सैलरी। और सीनियर रेजिडेंट के लिए क्या था? सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पे स्केल प्लस 25% प्लस NPA। तो इस आधार पर जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट की पे तय की गई थी करतार सिंह कमेटी के द्वारा 1974 में, और वो इम्प्लीमेंट हुई। तो उस काम के बदले, इसको याद रखिएगा, काम के बदले
इतना अच्छा वेतन मिला और इंक्रीमेंट्स मिले उतने ही जो कि एक मेडिकल ऑफिसर को या एसएमओ को मिला करते हैं एज ए सीनियर रेजिडेंट। तो ये बातें आगे बढ़ी। फिर इनको कुछ राज्य सरकारों ने अडॉप्ट किया, उसमें उत्तर प्रदेश भी है। सेम पे स्ट्रक्चर एमबीबीएस के लिए उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, मगर ये कहीं भी आयुर्वेद में नहीं था। और जानते हैं आप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ नया सोचते हैं, जो नया करना चाहते हैं, और फिर वो उसके लिए कुछ न कुछ तरीका भी ईजाद कर लेते हैं। तो यहाँ बड़ा एक हम लोग कहते थे कि 40 मीटर की डिफरेंस रह गया। बीएचयू के अगर मैप को, पुराने मैप को, कब के 90s 80s के मैप को अगर कोई जानता हो तो 3 हॉस्टल एक के बगल। अब तो बीएचयू का मैप 2023 में एकदम बदला हुआ है। हमारे सारे हॉस्टल जिसमें हम लोग रहते थे सब गर्ल्स हॉस्टल बन चुके हैं। तो एक 3 हॉस्टल्स की रो थी जिसमें पीजी स्कॉलर्स रहते थे, और एक ओल्ड पीजी हॉस्टल था जो कि हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में था, वो भी गर्ल्स हॉस्टल बन गया है। तो न्यू मेडिकल हॉस्टल था, फिर नागार्जुन डॉक्टर हॉस्टल था, फिर मैरी डॉक्टर हॉस्टल है। ये तीनों हॉस्टल अभी भी हैं, था नहीं, लेकिन अभी इन तीनों का कन्फिग्रेशन बदल गया। अब यहाँ पर गर्ल्स रहती हैं, बॉयज़ नहीं रहते। तो नागार्जुन डॉक्टर हॉस्टल में सब एमडी आयुर्वेद और एमएस आयुर्वेद के लोग रहते थे। तो जब मेस में खाना खाते थे तो कहते थे यार 40 मीटर की डिस्टेंस बड़ा कष्ट देती है, क्योंकि 40 मीटर की जो डिस्टेंस थी उनको रेजिडेंसी स्कीम मिलती थी, उनको लगभग 8,000 रुपया स्टाइपेंड मिलती थी, और नागार्जुन में रहने वाले व्यक्ति को 1,800 रुपये मिलती थी, 1,800, एंड दे आर गेटिंग एट दैट टाइम 8,000। दैट टाइम मीन्स 1991। तो इस पर अक्सर डिस्कस होता रहता था हमारे सीनियर्स के बीच कि इस भेद को कैसे दूर किया जाए। तो आपको मैं बताऊं कि सोचना और सोचने को अंजाम देना, करा करके छोड़ना, 2 बातें हैं। कराने का प्रयास करना लेकिन असफल हो जाना वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना सफल होने से। लेकिन एक आदमी ने सोचा तो सही। तो सबसे पहले इक्विवेलेंसी की बात जहाँ तक मैं जानता हूँ, उड़ीसा से एक एमडी आयुर्वेद करने आए थे डॉक्टर महेश्वर दास। उनके दिमाग में बराबर रहता था कि नहीं, हमको बराबर मिलना चाहिए, जैसा कि एमबीबीएस एमडी को एमएस को मिलता है वही बीएएमएस एमडी आयुर्वेद एमएस आयुर्वेद को मिलना चाहिए। तो कई एमपीज को लेकर के दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में मिले, यूजीसी में मिले, उनकी बातें सुनी गई, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़, कोई नहीं सुना आयुर्वेद के व्यक्ति की बात। लेकिन डॉक्टर महेश्वर दास को यहाँ पर याद करना और उन्हें क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने शुरुआत की और कम से कम इतना आगे बढ़ाए। फिर देखिए, इसको मैं ज़रा 2 हिस्सों में बांटता हूँ। आपकी सेवा भावना, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपके प्रति, आपके स्किल के प्रति, आपकी चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न करती है, और आपकी सेवा से प्रभावित होकर के, आपके ज्ञान से प्रभावित होकर के, आपकी कर्मठता से प्रभावित होकर के व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर होता है कि अरे भाई, ये तो उतना ही काम कर रहा है जितना एक एमबीबीएस का व्यक्ति करता है, मॉडर्न का व्यक्ति करता है, तो ये डिप्राइव क्यों हैं? इनको भी उतने ही वेतन, वही समृद्धि, वही सम्मान मिलना चाहिए। तो इसमें एक व्यक्ति का आज नाम लेना बहुत ज़रूरी है, एडवोकेट श्री आरपी मिश्रा जी। तो एडवोकेट श्री आरपी मिश्रा जी 1992 में बनारस में इलाज कराने के लिए आए, और अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ वो व्यक्ति हमारे बड़े सम्माननीय रहे हैं, और वो एक तरह से पिलर रहे रेजिडेंसी स्कीम को अंजाम तक पहुँचाने में। डॉक्टर महेश्वर दास ने शुरुआत की, सांसदों से मिले, कहलवाया, लेकिन शुरुआत तो की। और फिर प्रोफेसर CS पांडे जो ऋषिकुल के प्रोडक्ट हैं,
हम लोग उनको गुरुकुल में भी सुने थे यूजी के दौरान। वो हमसे लगभग वो निकल रहे थे, हम लोगों का एडमिशन हो रहा था, वो 5 साल सीनियर हैं। तो प्रोफेसर CS पांडे MD आयुर्वेद करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए और RP मिश्रा जी उनके नोन थे, जानने वाले थे। और RP मिश्रा जी के, जैसा कि हम लोग, प्रोफेसर CS पांडे जी जौनपुर के रहने वाले हैं, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। तो ये जो आसपास के ज़िले हैं ना BHU के, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, अब तो कई ज़िले हैं, चंदौली भी एक ज़िला है, भदोही भी एक ज़िला हो गया है, ये सब वाराणसी के पार्ट थे। तो लोकल पब्लिक हॉस्पिटल में आती थी और भाई हमारे गांव का लड़का पढ़ता है, हमारा जानने वाला पढ़ता है, तो उसकी सहायता लेती थी। तो RP मिश्रा जी ने डॉक्टर CS पांडे जी की, तत्कालीन डॉक्टर CS पांडे जी की सहायता ली और उसी समय बाबरी मस्जिद वाला केस भी हो गया था, तो उनको थोड़ा यहाँ ज़्यादा रुकना पड़ा। वो नागार्जुन में रुके। नागार्जुन में डॉक्टरों के मध्य उन्होंने भोजन किया, आयुर्वेद के डॉक्टरों के मध्य, MD MS आयुर्वेद उस समय जो लोग कर रहे थे। और चूँकि RP मिश्रा जी एक सफल वकील हैं, आज भी वो वकालत हाई कोर्ट प्रयागराज में कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ के सभी छात्रों की, जो उस समय के लोग थे, उनकी भाग दौड़, स्किल, सबका उन्होंने अनुभव किया और ये पाया कि ये व्यक्ति कहीं से कम नहीं है MBBS के लोगों से। तो उन्होंने स्वयं कहा डॉक्टर CS पांडे जी से कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट यू पीपल आर nowhere less than the any allopathic PG scholar. So why university is not giving you the equal stipend or equal structure? सामने से कहा एडवोकेट RP मिश्रा जी ने। वहाँ रहने के बाद बात होती है ना कि आप जहाँ रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होता है, आप ज़्यादा महसूस करते हैं। तो डॉक्टर CS पांडे जी ने कहा कि हाँ, हमें बराबर मिलना चाहिए। और संयोग से डॉक्टर CS पांडे जी उस समय प्रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंडियन मेडिसिन के अध्यक्ष थे। इसलिए आज भी पुराने लोग उनको, हम सभी लोग अध्यक्ष जी ही कहते हैं। और स्कूल में भी अध्यक्ष थे छात्र संघ के, और उसी कैपेसिटी में वो गुरुकुल को संबोधित करने आए थे, तो हम लोगों ने सुना उनको। तो जो व्यक्ति, जो उसका मूल है, स्वभाव उस पर रहता है और लोक कल्याण के काम करता रहता है। तो डॉक्टर CS पांडे जी इस मुहिम को लेकर के फिर चले डॉक्टर महेश्वर दास के बाद। और डॉक्टर CS पांडे जी को ये मिले जब RP मिश्रा जी, तो उन्होंने इसको कहा कि आप लोग कितने हैं हर साल, कितना एडमिशन होता है? बोले 20। तो आपका 3 साल का कोर्स है तो 60। तो 60 लोग आप लोग कुछ भी कर लोगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन आपको नहीं सुनने वाला है, क्योंकि एक स्पेशल थॉट प्रोसेस है, एक एटीट्यूड है सबका, एक इनइक्वालिटी, असमान समझने की भावना है। तो इससे कुछ नहीं होगा, आप लीगल एक्शन में आइए, लीगल कोर्स में आइए। तो क्या करना होगा? तो उन्होंने सारी रूपरेखा रची। डॉक्टर CS पांडे जी ने एज ए प्रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंडियन मेडिसिन सब कागजात, डॉक्यूमेंट्स जुटाने शुरू किए और यूनिवर्सिटी से ये लिखवा लिया कि डिफरेंट वे में, यूनिवर्सिटी मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, डीन, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, सबसे, कि ये लोग इंटर पास होकर के यहाँ भी आते हैं, ये भी इंटर पास होकर के आते हैं, इनका 5 साल का BBS कोर्स है, इनका भी 5 साल का BMS कोर्स है, ये 3 साल के काम करते हैं, ये भी 3 साल काम करते हैं, ये जो वो काम करते हैं यही काम वो भी करते हैं, नेचर दोनों के काम का एक है, बस तनख्वाह में अंतर है। वो 1800 पाते हैं आयुर्वेद वाले और 8000 पाते हैं MBBS के लोग, एलोपैथ के लोग। यूनिवर्सिटी भाई जो चल रहा था, यूनिवर्सिटी सब कुछ चीज़ों को सर्टिफाई करती गई। तो यूनिवर्सिटी में तत्कालीन कुलपति महोदय से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंडियन मेडिसिन के 2 पदाधिकारी मिले, डॉक्टर CS पांडे और डॉक्टर आनंद तीर्थरू, जो अब भी रिटायर हुए हैं, एडवाइज़र DCC से ड्रग कंट्रोल सेल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में रहे और CGHS में रहे। तो ये दोनों लोग जाकर के कुलपति से मिले और कहे कि हमें समान वेतन चाहिए। तो कुलपति महोदय ने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट द वे टू कम इन दिस, आप ऐसा ऐसा करिए। तो इन लोगों ने वैसा वैसा किया, फिर बात बनी नहीं, तो ये लोग कोर्ट में चले गए।
कौन? डॉक्टर सी एस पांडे, अध्यक्ष जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंडियन मेडिसिन, और तब तक आ गए थे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, क्या चिकित्सा में है, संयोग से दोनों ही समय बीएचयू के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सी एस पांडे मौलिक सिद्धांत में हैं और प्रोफेसर ओपी सिंह काय चिकित्सा में। इन लोगों ने कोर्ट में गए। कोर्ट में जो वकील किए गए उनका शुभ नाम भी बताना बहुत ज़रूरी है। सीनियर एडवोकेट आरजी पाडिया जी। उन्होंने पूरे केस को समझा और आरपी मिश्रा जी हर जगह साथ साथ रहे। और यहाँ पर 1992 में एक रिट दाखिल हुई जस्टिस विजय बहुगुणा के कोर्ट में, और सिर्फ 2 हियरिंग में जजमेंट आ गया, सिर्फ 2 हियरिंग में। और उस जजमेंट का हिस्सा है, हमारे पास भी वो जजमेंट है, वो एक बेस है। उस जजमेंट के लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ में, कि देयर शुड बी इक्वालिटी एज पर द सी। आर्टिकल 14 का उसमें रेफरेंस है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन हुई है 31 जुलाई को, समान वेतन वाली गुजरात आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन वाली, और एनसीआरएम भी उसमें पार्टी है, तो वो आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 को देख लीजिएगा। उसमें यह है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है, अपने अधिकारियों के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन जो बीएचयू का मुकदमा था, जो रिट पिटीशन जस्टिस विजय बहुगुणा की कोर्ट में 1992 में रखा गया था, वह आर्टिकल 14 के अंतर्गत था। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। आर्टिकल 14 में रेजिडेंसी स्कीम मिली थी समानता के अधिकार पर, और अभी जो मुकदमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो आर्टिकल 32 में हुआ है, वहाँ आर्टिकल 14 नहीं लगी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आर्टिकल 14 के अंतर्गत मुकदमा हुआ, और इसमें फिर ऑनरेबल जस्टिस विजय बहुगुणा जी ने देखा और कहा कि अरे भाई ये क्या तमाशा है, ये क्या डिस्पैरिटी है। और वकील सीनियर एडवोकेट आरजी पाडिया जी ने आर्गूमेंट किए, जिरा की, और इसी पॉइंट को एम्फसाइज किया, इंटर पास ये, इंटर साइंस। इसलिए मैं अभी जरा डाइल्यूट नहीं होना चाहता, लेकिन पीएपी का जो अभी एनसीएसएम का आया है ना, उसको मैं इसी संदर्भ में देखता हूँ कि देखिए, आप इस समानता को मत ख़त्म करिए पीएपी ला करके। आपका सोच बहुत अच्छी है, लेकिन चलिए, नहीं, वापस मेरे एजेंसी स्कीम में आ रहा हूँ, पीएपी पर फिर एक ज़रूर सेशन करूँगा। जज साहब ने यही देखा, इंटर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एडमिशन इन बीएमएस, इंटर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इंटर इन एमबीबीएस, एडमिशन इन एमबीबीएस, थ्रू ए टेस्ट। देन पीजी ड्यूरेशन सेम, यूजी कोर्स ड्यूरेशन सेम, इंटर्नशिप ड्यूरेशन सेम, nature of work same, service to the patient, then why the disparity in the pay scale? सेकेंड हियरिंग में उन्होंने जजमेंट दे दिया जस्टिस विजय बहुगुणा ने कि बीएचयू के लोगों को भी एलोपैथी के लोगों के बराबर वेतन दिया जाए सारे। और एक चीज़ और थी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये कही गई थी छात्रों के द्वारा, प्रोफेसर सी एस पांडे और प्रोफेसर ओपी सिंह के द्वारा। आज की तारीख में दोनों प्रोफेसर, उस तारीख में डॉक्टर सी एस पांडे और डॉक्टर ओपी सिंह, और पूरे नागार्जुन हॉस्टल का माहौल वो ये कि प्यून से लेकर के प्रोफेसर तक की तनख्वाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, जिसके तब 3 हिस्से नहीं थे, 2 ही हिस्से थे, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। तब डेंटल साइंस नहीं एग्जिस्ट करता था, सेपरेटली एक डिपार्टमेंट था वो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में। आज 3 हिस्से हैं, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। तो आईएमएस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस समय 2 फैकल्टी थी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। तो इसके प्यून से लेकर प्रोफेसर तक को बराबर तनख्वाह मिलती थी। वो एक अलग कहानी है, आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक सेशन करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही जागरूकता प्रदान करने वाली कहानी है कि आयुर्वेद के शिक्षकों को कैसे एलोपैथ के शिक्षकों के बराबर वेतन मिलना शुरू हुआ। इसकी भी एक ज़बरदस्त कहानी है जो जानना चाहिए सबको। यहाँ भी कम मिलता था आयुर्वेद के शिक्षकों को, जी हाँ, कम मिलता था वेतन एलोपैथ के लोगों से, लेकिन फिर वो एक साथ किया गया। तो उस तारीख में खाली छात्रों के साथ भेदभाव था, बाकी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद और फैकल्टी ऑफ एलोपैथ के जो भी अपॉइंटी थे उनको बराबर वेतन मिलता था। तो जस्टिस विजय बहुगुणा ने सेकेंड हियरिंग में जजमेंट दे दिया कि इनको बराबर का वेतन दिया जाए। एक सवाल पूछा था जस्टिस विजय बहुगुणा ने उस समय, और वे हमारे वकील साहब जो थे आरपी मिश्रा जी और आरजी पाडिया साहब, दोनों उस सवाल के लिए तैयार थे।
जो आज भी पूछा जाता है कि वेदर दे जज साहब ने भी पूछा था, ऑनरेबल जस्टिस विजय बहुगुणा ने, कि क्या आयुर्वेद के पीजी के कुछ और भी संस्थाएं हैं? कोर्ट में, खुली कोर्ट में, हियरिंग के दौरान पूछा था, ओपन कोर्ट में। तो सीनियर एडवोकेट, लर्नेड काउंसिल, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंडियन मेडिसिन के आरजी पाडिया साहब बोल रहे थे कि लेट मी आस्क टू द क्लाइंट। तो उस समय जिरह के दौरान डॉक्टर CS पांडे जी मौजूद थे और ये पूरी कहानी थोड़ा सा मैं जानता था और उन्होंने और इसको अपडेट किया मुझे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, और ये कि जयपुर और जामनगर 2 संस्थाएं हैं और इन दोनों संस्थाओं में पीजी की पढ़ाई होती है। तो जस्टिस विजय बहुगुणा ने पूछा कि व्हाट इज़ देयर स्टेटस, व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी दे आर गिविंग टू देयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ बहुत एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया गया, महाभारत के अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वाला। यहाँ पर लर्नेड काउंसिल ने, सीनियर एडवोकेट आरजी पाडिया जी ने कहा कि देयर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन द जयपुर, जामनगर एंड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ द आयुर्वेदा टीचिंग बिकॉज दे हैव द डिफरेंट सेटअप। Jamnagar and the Jaipur is governed by the different body, they have the different setup, whereas the Banaras Hindu University has totally entire different setup and one administrative body, that is the Institute of Medical Sciences, and they are funded by the UGC. That was the point of the argument at that moment in the court of Honorable Justice Vijay Bahuguna. And then under the Article 14, the BHU junior residents got residency scheme in the equivalency to the allopathic system of medicine. ये सवाल पूरे ओपन कोर्ट में आया था। तो बात भी सही थी, लेकिन इसके लिए तैयार थे उस समय लोग। भाई जयपुर और जामनगर दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से थे, UGC से तो थे नहीं, लेकिन ये सवाल पूछा गया था जिरह के दौरान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसके आधार पर मिल गया हम लोग को, और सिर्फ 2 पिटीशन, दो डेट्स में फिर लागू हो गया कि भाई इसकी रेजिडेंसी स्कीम को लागू करिए। हाँ, हमने प्रोफेसर CS पांडे साहब से स्पेसिफिकली पूछा कि सर किसी पार्टी ने क्या प्रोटेस्ट किया था कि नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए बराबर वेतन? तो बोले कि हाँ, BHU चाहती थी प्रोटेस्ट करना। या ध्यान रखिए, मैंने शुरुआत में भी कही थी इस सेशन के कि डिफरेंट एटीट्यूड थे और लोग BHU के लोग नहीं देना चाहते थे उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो BHU प्रोटेस्ट करना चाहती थी, लेकिन थैंक यू डॉक्टर CS पांडे एंड योर टीम, ये लोग पहले से ये लिखवा करके रखे थे कि हम इक्विवेलेंट हैं, हम इक्विवेलेंट हैं, सर्टिफाइड बाय द डीन, सर्टिफाइड बाय द डायरेक्टर, सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार, एवरीवन। तो BHU फिर वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उसने खुद लिखा था कि हम इनको बराबर मानते हैं। VC साहब उस समय के थे, वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हम UGC को लिखेंगे और फिर आपको मिलने लगा। बहुत देर हो रही थी, लेकिन एक व्यक्ति जो कि स्वर्गीय हैं, स्वर्गीय डॉक्टर रत्नेश अस्थाना, जो कि संज्ञान विभाग में थे, उतने ही 7 माइंड थे। मैं बाय द वे मैं सबको जानता हूँ, और उन्होंने कहा कि नहीं, स्ट्राइक वगैरह करने से हम 25 सीट हो चुकी थी उस समय, 25 × 3 75 ओनली, कुछ नहीं होगा, लेट अस डू द कंटेम्प्ट ऑन द UGC। तो फिर उसी रिट पिटीशन पर कंटेम्प्ट किया गया, और जब कंटेम्प्ट की कॉपी UGC को मिली और BHU एडमिनिस्ट्रेशन को मिली, तो जनवरी 93 से रेजिडेंसी स्कीम BHU में लागू हो गई। तो ये पूरी कहानी है कि हमको बराबर वेतन क्यों मिलता है। फिर 95 में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो कि थोड़ा सा नियमों के इंटरप्रिटेशन पर थी, और लगा कि जो रेजिडेंसी स्कीम का मूल है वो शायद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्लिनिकल रजिस्ट्रार और डेमोन्स्ट्रेटर्स की पोस्ट हुआ करती थी, और CCIM उसी समय आ गई, और उसने 1978 का कोई था कि जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं और क्लिनिकल रजिस्ट्रार्स हैं उनको परमानेंट लेक्चरर बना दिया जाए। तो उसको बेस बना करके पूरे आदर सहित कहना चाहूँगा कि यहाँ भी डॉक्टर CS पांडे जी का ही उर्वर दिमाग था, फर्टाइल माइंड, क्योंकि वो भी क्लिनिकल रजिस्ट्रार हो चुके, डेमोन्स्ट्रेटर हो चुके थे मौलिक सिद्धांत विभाग में। जब उन्होंने रेजिडेंसी स्कीम लाई तो वो रेजिडेंट थे, MD आयुर्वेदिक स्कॉलर, और जब वो इस इक्वलेंसी में आए तो डेमोन्स्ट्रेटर थे मौलिक सिद्धांत विभाग में। लेकिन उर्वर मस्तिष्क, मैं रेस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि उर्वर मस्तिष्क, फर्टाइल माइंड विद द प्लानिंग, उन्होंने
ठोक दिया मुकदमा बीएचयू के ऊपर कि हम जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, क्लिनिकल स्टार्स हैं, सबको लेक्चरर घोषित किया जाए। और मित्रों 14 अप्रैल 1995 को ये लोग लेक्चरर घोषित हो गए सभी लोग। लेकिन उसके बाद फिर मेरा आगमन हो चुका था यहाँ। जुलाई 1994 में एक बहुत लंबा आंदोलन चला, 21 दिन की स्ट्राइक रही और ये आदेश विश्वविद्यालय का 14 अप्रैल 1995 का डॉक्टर जी.वी. सत्यवती कमेटी बनी, वही डॉक्टर जी.वी. सत्यवती ICMR के DG, और उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि नहीं, ये क्लिनिकल स्टार और डेमोन्स्ट्रेटर्स को लेक्चरर बनाना ठीक नहीं है। रेजिडेंसी स्कीम यहाँ पर 1993 से लागू है 1 जनवरी से, इसलिए सीनियर रेजिडेंट्स की पोस्ट कंटिन्यू करेगी और इनका कन्वर्जन नहीं होगा। अगर इनका कन्वर्जन हो जाता है तो जहाँ तक मेरी सोच है कि वो पोस्ट सीनियर रेजिडेंट की वहीं स्टॉप हो जाती। तो रेजिडेंसी स्कीम को एट द पार मूव कराने का काम हमारे बैच ने किया। और इस श्रृंखला में तो भाई हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, लेकिन हम लोगों ने अपने सीनियर्स के इस्तीफे भी लिए थे। नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में साइन करते चले जाते थे। और 21 दिन की स्ट्राइक हुई थी और ये सब लोग, और वो एकता हमने देखी है। यस, मैं बड़ा शांत चित्त से कहता हूँ कि मेरे सीनियर्स ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया था कि मैं फर्स्ट ईयर का लड़का लीड करता था, डेलीगेशंस में बात करता था, हाई कोर्ट प्रयागराज भी गया था, और हम लोगों ने रेजिडेंसी स्कीम को बचा लिया, उसी रूप में चली तब से। और आज का दिन कि बराबरी हासिल है। अब प्रश्न ये होता है कि ये कहानी हमने आपके सामने क्यों रखी, क्योंकि हम लोग इस बात को समझने को नहीं तैयार होते हैं कि हम कैसे काम करें और कैसे अपने मुकाम तक पहुँचें। गुजरात आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ने शुरुआत की, वो एक जगह तक गई, लेकिन वहाँ एक एफिडेविट ने काम बिगाड़ा, चलिए रिट पिटीशन हुआ। अभी उत्तराखंड आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन इस पर काम कर रहा है। बहुत सारी जगहों पर काम हो रहा है कि नहीं, हम लोगों को एक समानता रखी जाए DSCP में, चाहे किसी भी चीज़ में, ऑल रैंक एंड फाइल हम लोगों की बराबर हो किसी भी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन की, एटलीस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में तो अभी भी एलोपैथी के साथ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर नहीं मिलता, कई राज्यों में नहीं मिलता। फिर उस पर भी एक सेशन करने का मन करता है मेरा कि किन किन राज्यों में MBBS को कितना कम मिलता है, MBBS को कितना कम मिलता है इन कंपेरिजन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। आयुर्वेद वालों की तो बात छोड़िए अभी आप वहाँ। फिर जो प्राइवेट से लोग PG करना है उनको क्या मिलता है, काम कितना करते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम लोग फिर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में इसको रिकॉर्ड किया। सत नमन करता हूँ सेवा भावना को, जिसने कि सीनियर एडवोकेट RP मिश्रा जी को स्वयं कहलवाया, डॉक्टर CS पांडे को, कि आप लोग यू आर nowhere less than the any allopathic post graduate, why you are not being awarded equal salary। तो ये जब आप एक प्रभाव छोड़ते हैं समाज के ऊपर, तो समाज आपकी लड़ाई लड़ लेता है महोदय, मान्यवर। तो समाज के ऊपर तो अपना प्रभाव छोड़िए कि हम बराबर हैं, जैसा कि उस समय के लोगों ने किया था। आज भी बहुत सारे लोग BHU के आयुर्वेद हॉस्पिटल में आते हैं और कहते हैं कि जो जूनियर रेजिडेंट्स का, यहाँ के जूनियर रेजिडेंट्स का जो व्यवहार है, जो डेडिकेशन है, इन कंपेरिजन ऑफ अदर प्लेसेस, दैट इज मच अप्रिसिएबल। ट्रू, वेरीफाई इट, गेट इट टेस्टेड। तो बराबर हम हैं, बराबर हम थे और बराबर हम रहेंगे अपनी डीड से। आई एम टॉकिंग इन द रेफरेंस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी भी थोड़ा भेद हो गया है, DSCP सब जगह हो गई है, आयुर्वेद के टीचर्स को BHU में नहीं है, जबकि पहले सैलरीज को, तो इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। शुरुआत में जब टीचिंग शुरू हुई BMS की, तो आयुर्वेद के टीचर्स को कम मिलता था, एलोपैथी को ज़्यादा मिलता था, वो बराबर हुए, रेजिडेंसी स्कीम बराबर हुए। फिर आज एक इस मोड़ पर हम लोग आए हैं कि हमारे टीचर्स को BHU में DSCP नहीं मिल रही है, और जबकि फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेस को मिल रही है। लेकिन सवाल नेतृत्व का होता है। प्रोफेसर CS पांडे का नेतृत्व था, तत्कालीन डॉक्टर CS पांडे का, उस समय 92-93 में, कि जो उस अंजाम तक ले गए। 94-95 में मैं कह सकता हूँ, लोग ऐसा कहते हैं, गालियाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा सुनी हैं अपने सीनियर्स की। आज भी कुछ लोग इसकी दुखती रह गए कि वो विशेषणात्मक शब्द जोड़ करके कि हम तो BHU में डीन रिटायर होते, वो आनंद चौधरी इस केस को अगुवाई करके और हमारा ऑर्डर विड्रॉ करा दिया।
14 अप्रैल 1995 का, जिसमें कि हम लेक्चरर घोषित हो गए थे। तो यहाँ इस कहानी को ऐसे करते हैं कि प्रोफेसर CS पांडे साहब, प्रोफेसर OP सिंह, और इस बीच में वो जोधपुर वाले कुलपति महोदय भी शामिल हैं। रेजिडेंसी की प्रेसिडेंसी बदल गई थी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर OP सिंह ही थे, डॉक्टर PK प्रजापति, हाँ जोधपुर वाले VC साहब, तो वो भी इसमें शामिल थे। और जजमेंट आना और इम्प्लीमेंटेशन सब उनकी प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो रसशास्त्री तो होते ही हैं ना थोड़ा सा अलग। तो डॉक्टर आनंद तीर्थरू शुरू में थे, वो भी रसशास्त्री हैं। डॉक्टर PK प्रजापति, आप जानते हैं कि बनारस की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडियन मेडिसिन का एक समय था जब प्रेसिडेंट पर सिर्फ रसशास्त्र के लोग हुआ करते थे, डबल ट्रिपल टेन्योर पूरा हुआ करता था। आप कहेंगे कि रसशास्त्र वालों को पॉलिटिक्स करने ज़्यादा आती है, सोच लीजिए। लेकिन वही रसशास्त्र वाले जो यहाँ प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एक जोधपुर में कुलपति है, एक डाबर रिसर्च फाउंडेशन का डायरेक्टर है डॉक्टर राजीव राय, मैं आपके सामने हूँ ही। डॉक्टर आनंद तीर्थरू का मैंने बताया ही कि वो एडवाइज़र होकर रिटायर हुए। तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि उसका उस रूप में उसका पालन किया जाए, अनुपालन किया जाए, उसके उद्देश्यों को साथ रखा जाए। तो ये पॉलिटिक्स ही भारत देश को आज़ाद कराई है। और ये पॉलिटिक्स से ही आयुर्वेद को इस ऊपर पर ले गई है कि 8 साल में 9 साल में 8 गुना काम हुआ है। ये कल हमारे सेक्रेटरी साहब ने गांधीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो द हिंदू में रिपोर्टेड है। तो मित्रों, बराबरी की भावना को रखिए और इस बात को जानिए कि कैसे बराबरी हुई। तो पुनः फिर से डॉक्टर M दास, महेश्वर दास, जो कि उन्होंने सोचा, श्री RP मिश्रा जी, सीनियर एडवोकेट श्री RG पाडिया जी, ऑफ कोर्स प्रोफेसर CS पांडे, प्रोफेसर OP सिंह, प्रोफेसर PK प्रजापति, and all others, all MD Ayurved scholars of that time of the Nagarjuna who contributed monetarily to fight a case into the High Court Allahabad of that time, all deserve appreciation. And of course, my batch, which maintain the spirit of the residency scheme, we also deserve some adoration. Thank you. बराबर हो के रहेंगे, बराबर होते आप लोग भी होइए, लेकिन हम लोग आर्टिकल 14 में हुए थे और ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो आर्टिकल 32 में है। हियर इज ए मेजर डिफरेंस। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ ब्रश द बुशेस में। वेलकम, साधुवाद, आभार, अभिनंदन। साथ में जुड़े रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। अभिनंदन, नमस्ते।